विजयनगर से बहुत दूर धान के खेतों और आम के बागों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था तेनाली। उसी गांव में रहता था एक दुबला पतला तेज नजरों वाला हमेशा कुछ न कुछ बुदबुदाता रहने वाला युवक रामाकृष्ण। लोग उसे प्यार से रामू कहते थे, लेकिन जब कोई उधार मांगने आता तो वही लोग उसे अरे ये तो बहुत चालाक है कहकर दूर से ही नमस्ते कर लेते। रामकृष्ण के पास धन नहीं था, पर दिमाग ऐसा कि जैसे भगवान ने सोच समझकर ज्यादा ही भर दिया हो। समस्या ये थी कि उस दिमाग का इस्तेमाल वो अक्सर ऐसे कामों में करता जिनसे पेट भरने के बजाय हंसी ज्यादा निकलती। एक दिन गांव के सेठ ने उसे बुलाया। रामू, मेरे खेत में कौवे बहुत हो गए हैं, कुछ उपाय बता। रामकृष्ण ने गंभीर चेहरा बनाया, दाढ़ी खुजाए और बोला, सेठ जी बहुत आसान है, आप हर कौवे को रोज 2 मुट्ठी दाना दीजिए। सेठ चौंका, और इससे फायदा? रामकृष्ण मुस्कुराया, फिर वो आपके खेत में चोरी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी तनख्वाह पर होंगे। सेठ ने उसी दिन तय कर लिया कि इस लड़के को कभी सीरियस नहीं लेना है। लेकिन उसी रामकृष्ण के भीतर एक खालीपन था। रात को जब सब सो जाते, वह नदी किनारे बैठकर तारों को देखता और सोचता दुनिया में हंसी के अलावा भी कुछ होना चाहिए। तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। गांव के बाहर एक पुराना काली मंदिर था जहां लोग डर के मारे कम ही जाते थे। कहते थे रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। रामकृष्ण ने सोचा जहां सब डरते हैं वहीं शायद जवाब मिलते हैं। एक अमावस्या की रात वह मंदिर पहुंचा। न ढोल, न दीपक, न चढ़ावा, बस एक सच्चा सवाल लेकर, अगर मेरी बुद्धि में सच में कोई अर्थ है तो मुझे रास्ता दिखाओ। हवा चली, दीपक कांपा और रामकृष्ण को लगा जैसे किसी ने कहा हो, बुद्धि का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, उन्हें ऊपर उठाने में करो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा रामकृष्ण वही है, पर कुछ बदला सा। अब उसके मजाक में चुभन नहीं, सीख छिपी रहती। एक बार गांव में विवाद हुआ, कुएं का पानी किसका है। 2 परिवार लड़ पड़े, पंचायत बैठी, कोई हल नहीं निकला। रामकृष्ण आगे आया और बोला, कुआं दोनों का है, पर पानी तो भगवान का है। आप लोग लड़िए मत, नहीं तो पानी शर्म के मारे सूख जाएगा। सब हंस पड़े और झगड़ा अपने आप खत्म हो गया। धीरे धीरे उसकी बातें दूर तक फैलने लगी। कोई कहता ये पागल है, कोई कहता नहीं ये बहुत बड़ा चालाक है, और रामकृष्ण मन ही मन सोचता, अगर लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे तो शायद मैं सही रास्ते पर हूँ। उसी समय विजयनगर में एक खबर गूंज रही थी, राजा कृष्णदेव राय विद्वानों की खोज में है। और तेनाली के इस छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन तेज दिमाग वाला युवक पहली बार यह सोच रहा था, शायद अब मेरी बुद्धि को सिर्फ हंसी नहीं, एक मकसद भी मिल सकता है। तेनाली से विजयनगर की राह आसान नहीं थी। जेब में सिक्के इतने कम कि अगर हवा तेज चलती तो खनक भी न सुनाई दे। फिर भी रामकृष्ण निकल पड़ा। चलते चलते वह खुद से ही बातें करता जा रहा था। रामू, अगर राजा ने निकाल दिया तो वापस आकर खेती करनी पड़ेगी, और खेती में भी अक्ल लगाए तो फसल ही भाग जाएगी। रास्ते में एक धर्मशाला मिली। वहां पंडित लोग बैठे शास्त्रार्थ कर रहे थे। भारी भारी शब्द उड़ रहे थे, ऐसे शब्द जिनका मतलब बोलने वाले को भी शायद अगले जन्म में समझ आए। रामकृष्ण चुपचाप एक कोने में बैठ गया। एक पंडित बोला, बताओ संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है। सब सोच में पड़ गए। सोना, पर्वत, शास्त्र। रामकृष्ण ने हाथ उठाया, अज्ञान। पंडित चौंका, कैसे। रामकृष्ण बोला, क्योंकि इससे धोने वाला चाहे जितना पढ़ ले फिर भी झुका ही रहता है। धर्मशाला में पहले सन्नाटा छाया, फिर ठहाका। वहीं से उसकी चर्चा आगे बढ़ी। कुछ लोग हंसकर आगे निकल गए, कुछ सोच में पड़ गए, और एक बूढ़े पंडित ने जाते जाते बस इतना कहा, लड़के तू सही जगह जा रहा है। विजयनगर पहुंचना अपने आप में एक तमाशा था। ऊंचे द्वार, हाथियों की कतारें, सैनिकों की चमकती तलवारें। रामकृष्ण ने खुद से कहा, वाह रामू, यहाँ तो अगर अक्ल फिसल गई तो सीधा कालकोठरी में जाएगी। दरबार में विद्वानों की भीड़ थी। हर कोई राजा की नजरों में आने को बेचैन। कोई श्लोक सुना रहा था, कोई तर्क, कोई खुद की तारीफ। रामकृष्ण सबसे पीछे खड़ा रहा। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, कोई और। रामकृष्ण आगे बढ़ा, झुका और बोला, महाराज, मेरे पास न लंबा श्लोक है न भारी ग्रंथ, मेरे पास सिर्फ एक सवाल है। राजा मुस्कुराए, पूछो। अगर विद्वान होने से ही आदमी महान बन जाता तो फिर समझदारी की जरूरत क्यों पड़ती। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई।
कुछ विद्वानों की भौहें चढ़ गईं। राजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा सवाल है। जवाब। रामकृष्ण बोला, समझदारी वही है जो ज्ञान को सही जगह लगा दे, वरना ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। राजा ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। वही दुबला शरीर, वही तेज आंखें और वही शरारती सी मुस्कान। नाम। रामकृष्ण, तेनाली से। राजा ने धीरे से कहा, तेनाली राम। और जैसे नाम अपने आप गूंज गया, कुछ विद्वानों के चेहरे उतर गए। उन्हें लग गया था ये नया लड़का मुसीबत बनने वाला है। और रामकृष्ण मन ही मन सोच रहा था, लगता है आज दिमाग सही समय पर चल गया। दरबार खत्म हुआ, पर कहानी नहीं। राजा के मन में सवाल था, ये लड़का सच में बुद्धिमान है या सिर्फ मजाकिया? और इसी सवाल का जवाब अगली परीक्षा में मिलने वाला था। अगली सुबह दरबार में कुछ अलग ही हलचल थी। राजा कृष्णदेव राय अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे, लेकिन नीचे खड़े विद्वानों के मन में तूफान चल रहा था। सबको पता चल गया था आज उस तेनाली वाले लड़के की परीक्षा होने वाली है। रामकृष्ण को बुलाया गया। वह आया, झुका और इधर उधर नजर दौड़ाकर बोला, महाराज, आज दरबार कुछ ज्यादा ही सजा हुआ लग रहा है। लगता है आज मेरी बुद्धि का उपवास खुलने वाला है। राजा मुस्कुराए, रामकृष्ण, आज एक सरल सी परीक्षा है। सरल? रामकृष्ण ने राहत की सांस ली, तो फिर डर किस बात का? राजा ने कहा, तुम्हें बिना बोले, बिना लिखे ये बताना है कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। पूरा दरबार सन। विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई आंखों से कह रहा था मैं, कोई दाढ़ी सहला रहा था मैं तो पहले से ही हूँ। रामकृष्ण ने चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे राजा की ओर चला और उनके चरणों की ओर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विद्वान भड़क उठे, ये तो चापलूसी है। राजा को खुश करने का तरीका। राजा ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। रामकृष्ण, यही उत्तर है। रामकृष्ण बोला, नहीं महाराज। फिर वह मुड़ा, दरबार में बैठे एक बूढ़े सेवक के पास गया, जो कोने में चुपचाप खड़ा था। रामकृष्ण ने उसे प्रणाम किया। अब तो सब चकरा गए। राजा ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? रामकृष्ण मुस्कुराया, महाराज, बुद्धिमान वही होता है जो बोलने से पहले सुनता है। ये सेवक पिछले 30 साल से इस दरबार में सब कुछ देख सुन रहा है, लेकिन कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। ज्ञान से बड़ा विनम्रता होती है। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। कुछ विद्वानों की नजरें झुक गईं। राजा गंभीर हो गए, तुमने आज हमें सिखाया कि बुद्धि का असली रूप क्या है। उसी दिन राजा ने उसे दरबार में रहने की अनुमति दे दी। पद नहीं, सम्मान नहीं, बस एक जगह। कुछ विद्वानों ने सोचा, चलो बस यहीं तक होगा। रामकृष्ण ने मन में सोचा, अच्छा है, पहले दिन ही कुर्सी मिल जाती तो शायद अकल गिर जाती। दिन बीतने लगे। रामकृष्ण दरबार में बैठता, कम बोलता, ज्यादा सुनता। जब बोलता तो कोई न कोई सीख साथ ले आता। एक दिन कर वसूली को लेकर चर्चा चल रही थी। किसान रो रहे थे, अधिकारी गणना में उलझे थे। रामकृष्ण बोला, महाराज, अगर पेड़ से फल लेने के लिए जड़ ही काट दी जाए तो अगले साल क्या खाएंगे? राजा ने तुरंत कर कम करने का आदेश दे दिया। कुछ विद्वानों के लिए अब ये साफ हो गया था, तेनाली राम सिर्फ मजाकिया नहीं, खतरनाक रूप से समझदार है। और रामकृष्ण पहली बार महसूस कर रहा था कि उसकी बुद्धि अब सिर्फ हंसी नहीं, लोगों की जिंदगी बदल रही है। दरबार में अब रामकृष्ण को लोग नाम से कम, नजरों से ज्यादा पहचानने लगे थे। जहां वह बैठता वहां पहले हंसी आती, फिर चुप्पी, क्योंकि सबको पता था अब कुछ न कुछ ऐसा निकलेगा जो सीधा दिमाग में लगेगा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने एक समस्या रखी। राज्य में अनाज के भंडार घटते जा रहे थे, जबकि कागजों में सब कुछ पूरा था। मंत्री बोले, हिसाब सही है। अधिकारी बोले, गोदाम भरे हैं। किसान बोले, हम भूखे हैं। राजा ने माथा पकड़ लिया। रामकृष्ण चुपचाप खड़ा था। राजा ने देखा और कहा, तेनाली राम, आज कुछ नहीं बोलोगे? रामकृष्ण बोला, बोलूंगा महाराज, लेकिन पहले एक छोटी सी अनुमति चाहिए। कहो। मुझे गोदाम देखने हैं, मगर आंखों से नहीं। दरबार फिर चौंका। अगले दिन रामकृष्ण ने शहर में ढोल पिटवा दिया, आज जो भी अनाज चोरी करता है वह खुद राजा को दान देगा। लोग हंस पड़े, कुछ बोले, ये भी कोई तरीका हुआ। लेकिन उसी रात गोदामों के बाहर भीड़ लग गई। लोग बोरे उठाकर अंदर रखने लगे। पहरेदार घबरा गए, ये लोग चोरी कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं। सुबह राजा को खबर मिली। रामकृष्ण बोला, महाराज, जो चोरी करता है वह डरता है।
और जो डरता है वही पकड़ा जाता है। मैंने बस डर को उल्टी दिशा में खड़ा कर दिया। गोदाम भर गए। कागजों का हिसाब पहली बार जमीन से मिला। कुछ विद्वानों की जलन अब साफ दिखने लगी। उनमें से एक ने कहा, ये सब चालाकी है, विद्वता नहीं। रामकृष्ण मुस्कुराया, बिल्कुल सही, क्योंकि विद्वता अगर काम न आए तो वह किताबों की सजावट है। उसी दिन राजा ने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया। ये छोटी सी बात थी, लेकिन दरबार समझ गया ये लड़का अब सिर्फ सुनने वाला नहीं रहा। एक शाम राजा ने उससे पूछा, राम, तुम हर बात को हंसी में क्यों कह देते हो? रामकृष्ण बोला, महाराज, कड़वी दवा अगर मीठी कर दी जाए तो रोगी जिंदा भी रहता है और इलाज भी हो जाता है। राजा देर तक हंसते रहे, फिर अचानक गंभीर होकर बोले, तेनालीराम, क्या तुम जानते हो दरबार में तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हैं? रामकृष्ण ने सिर झुकाया, जानता हूँ महाराज, लेकिन अगर सच बोलने से दुश्मन बनते हैं तो झूठ बोलकर दोस्त बनना भी कौन सा सौदा है? दरबार की हवा बदल रही थी। तेनाली का वह गरीब लड़का अब सत्ता के बहुत पास आ चुका था, और जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाइयाँ भी गहरी हो जाती हैं। परछाइयाँ सच में गहरी होने लगी थी। दरबार में कुछ विद्वान अब रामकृष्ण को हंसी का विषय नहीं, खतरे की तरह देखने लगे थे। उन्हें लगता था अगर यही यूं ही चलता रहा तो उनकी विद्वता किताबों में ही रह जाएगी और राजा कान तेनालीराम की ही सुनेगा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय शिकार पर जाने वाले थे। विद्वानों में से एक ने सुझाव दिया, महाराज, इस बार तेनालीराम को भी साथ ले चलिए, देख ले मैदान में उसकी बुद्धि कितनी दौड़ती है। स्वर मीठा था, लेकिन भीतर की नीयत कांटों से भरी हुई। रामकृष्ण सब समझ गया, फिर भी बोला, महाराज, मैं तो शिकार में सिर्फ एक ही जानवर मार सकता हूँ। राजा हंसे, कौन सा? अहंकार। राजा ने उसी क्षण तय कर लिया, इसे साथ ले जाना ही है। जंगल में सब आगे आगे थे, रामकृष्ण पीछे। अचानक राजा का घोड़ा बिदक गया और वह रास्ते से भटक गए। सैनिक इधर उधर खोजने लगे। विद्वानों के चेहरे पर नकली चिंता थी, अंदर से राहत। रामकृष्ण ने जमीन देखी, पत्तों की दिशा देखी, हवा सूंघी और बोला, महाराज इधर से गए हैं, डर के साथ, पर गिरते नहीं। सब चौंक गए। कुछ दूर आगे राजा मिल गए, सुरक्षित। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? रामकृष्ण बोला, डरा हुआ आदमी तेज चलता है लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि डर उसे संभालता है। विद्वान चुप थे। जंगल से लौटते समय एक ने तंज कसा, किस्मत थी। रामकृष्ण मुस्कुराया, किस्मत भी उन्हीं की मदद करती है जो देखना जानते हैं। दरबार में लौटते ही राजा ने एक और काम सौंपा, राज्य में हंसी फैलाने का। लोग डर और कर में दबे थे। रामकृष्ण ने अगले ही दिन शहर में घोषणा करवाई, कल से विजयनगर में मूर्खों का मेला लगेगा। जो खुद को मूर्ख समझता है वही आए। अगले दिन आधा शहर उमड़ पड़ा। रामकृष्ण बोला, देखा महाराज, जो अपनी कमी मान ले वही सबसे समझदार होता है। राजा जोर से हंसे। लोगों के चेहरों पर पहली बार डर की जगह मुस्कान थी, लेकिन विद्वानों की जलन अब खुलकर सामने आने लगी थी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, अगली चाल ऐसी होगी जिसमें तेनालीराम हंस नहीं पाएगा। और रामकृष्ण, वो ये सब जानते हुए भी शांत था, जैसे आने वाले तूफान का मजा ले रहा हो। तूफान आने से पहले जैसी खामोशी होती है, वैसी ही खामोशी दरबार में फैल गई थी। विद्वानों ने अपनी अगली चाल तय कर ली थी, सीधी, साफ और बेहद मीठी जहर जैसी। एक सुबह राजा कृष्णदेव राय के सामने एक शिकायत रखी गई। कहा गया कि राज्य के कुछ हिस्सों में लोग तेनालीराम की बातें दोहरा दोहरा कर हंसते हैं और अधिकारियों की बातों को हल्के में लेने लगे हैं। एक विद्वान बोला, महाराज, हंसी अच्छी है, पर ज्यादा हो जाए तो अनुशासन टूटता है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा, राम, तुम्हें क्या कहना है? रामकृष्ण ने सिर खुजाया, महाराज, अगर हंसी से अनुशासन टूटता है तो डर से राज्य कब का टूट जाना चाहिए था। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ भड़क गए। तभी एक विद्वान आगे आया, अगर तेनालीराम सच में इतना ही बुद्धिमान है तो इसे एक कठिन काम दिया जाए। राजा ने कहा, बताओ। इसे राज्य के सबसे झगड़ालू गांव में भेजा जाए, जहां 2 बरस से पंचायत भी असफल रही है। अगर ये वहां शांति करा दे तो हम मान लेंगे। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तेनालीराम, क्या स्वीकार है? रामकृष्ण बोला, महाराज, जहां लोग लड़ते हैं वहां बुद्धि की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मैं जाऊंगा। वह गांव पहुंचा। 2 गुट आमने सामने थे। तलवारें नहीं, पर जुबानें तेज थीं।
रामकृष्ण ने दोनों को इकट्ठा किया और बोला, कल सुबह फैसला होगा। आज रात सब अपने अपने घर जाएं और सबसे मूर्ख आदमी के बारे में सोचें। लोग चकरा गए, फिर भी चले गए। अगली सुबह रामकृष्ण ने पूछा, बताओ सबसे मूर्ख कौन? दोनों गुटों ने एक दूसरे की ओर उंगली कर दी। रामकृष्ण हंसा, देखा दोनों एक दूसरे से सहमत हैं। फिर झगड़ा किस बात का? लोग पहले सन फिर हंस पड़े। हंसी में तलखी घुल गई, तलखी में समझ। झगड़ा टूटा, बात बनी। विजयनगर लौटकर रामकृष्ण ने कुछ नहीं कहा। राजा ने बस इतना बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से तेज होती है। विद्वान खामोश थे। अब उनके पास तेनालीराम को रोकने का कोई हल्का तरीका नहीं बचा था। और तेनालीराम मन ही मन सोच रहा था, अब अगली चाल जरूर भारी होगी। इस बार चाल सच में भारी थी। विद्वानों ने तय किया, अब मजाक या छोटे काम से नहीं, तेनालीराम को उसकी ही बुद्धि के बोझ से दबाया जाएगा। एक दिन दरबार में राजा के सामने विदेशी दूत आए। साथ में एक संदूक था, भारी, बंद और बिना किसी निशान के। दूत ने कहा, हमारे राजा ने ये पहेली भेजी है। अगर विजयनगर इसे सुलझा दे तो मित्रता और व्यापार खुलेगा, अगर नहीं तो हमें आपकी बुद्धि पर संदेह होगा। संदूक खोला गया। अंदर एक पत्थर, कुछ पंख, एक सूखी लकड़ी और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, इन चारों से बताओ सबसे अधिक मूल्यवान क्या है। विद्वान टूट पड़े। कोई शास्त्र पलट रहा था, कोई तर्क गिन रहा था। बहस चलती रही। पत्थर स्थायित्व, पंख स्वतंत्रता, लकड़ी उपयोगिता। दरबार गर्म हो गया। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। राम, कुछ कहना है? रामकृष्ण ने चारों चीजें उठाई, तौली, सूंघी और फिर एक एक कर वापस रख दी। महाराज, इन चारों से सबसे मूल्यवान वो है जो इनमें नहीं है। दरबार सन। दूत ने पूछा, और वह क्या? रामकृष्ण बोला, समय। पत्थर, पंख, लकड़ी सब समय के बिना बेकार हैं। समय न हो तो पत्थर मंदिर नहीं बनता, पंख उड़ान नहीं देता, लकड़ी आग नहीं जलाती। दूत मुस्कुराया, सिर झुकाया। हमारे राजा को यही उत्तर चाहिए था। राजा कृष्णदेव राय की आंखों में संतोष चमक उठा। विद्वानों के चेहरों पर थकान और चुप्पी। उसी शाम राजा ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया। राम, तुम अब सिर्फ दरबारी नहीं रहे, तुम मेरी सलाह बनते जा रहे हो। रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, सलाह वही अच्छी जो सुनी जाए, और अगर न सुनी जाए तो कम से कम हंसने लायक तो हो। राजा हंसे, लेकिन दरबार के एक कोने में कुछ आंखें अब भी जल रही थीं। उन आंखों ने तय कर लिया था, अब अगली चाल बुद्धि की नहीं, भरोसे की होगी। और तेनालीराम, वह समझ चुका था कि सबसे कठिन पहेली अब सामने आने वाली है। भरोसे की परीक्षा अक्सर चुपचाप आती है। न ढोल, न शोर, बस एक मीठी सी मुस्कान और भीतर छुपा कांटा। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय अस्वस्थ पड़ गए। दरबार की रौनक धीमी हो गई। आदेश लिखने, संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी कुछ चुने हुए लोगों पर आ गई। उसी बीच एक विद्वान आगे बढ़ा और बोला, महाराज, ऐसे समय में संदेश बहुत संवेदनशील होते हैं। इन्हें किसी अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति के हाथ ही भेजा जाना चाहिए। और नजर तेनालीराम पर टिक गई। राजा ने बुलाया, राम, ये पत्र सीमा पर तैनात सेनापति तक पहुंचा दो। रास्ता कठिन है पर काम जरूरी। रामकृष्ण ने पत्र लिया, झुका और बोला, महाराज, पत्र तो पहुंचा दूंगा, पर एक निवेदन है। कहो। अगर रास्ते में कोई पूछे कि पत्र में क्या है, तो मैं क्या कहूँ? राजा मुस्कुराए, सच कहना। रामकृष्ण हंसा, तो फिर सब ठीक है। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में वही विद्वान अपने आदमी भेजकर खबर लेता रहा, कहाँ पहुंचा, किससे मिला। आखिरकार एक जगह रामकृष्ण को रोक लिया गया। पत्र दिखाओ। रामकृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दिखा तो सकता हूँ, पर पढ़ना मना है। आदमी हंसा, और क्यों? क्योंकि पढ़ते ही इसका बोझ तुम्हारे दिमाग पर आ जाएगा। आदमी झिझका, पत्र नहीं खोला। सेनापति तक पहुंचकर रामकृष्ण ने पत्र सौंपा। सेनापति ने पढ़ा, आदेश मान लिया और पूछा, रास्ते में किसी ने रोका? रामकृष्ण बोला, रोका तो गया, पर भरोसा रास्ता दे गया। वापसी पर दरबार में हंगामा था। वही विद्वान चिल्ला रहा था, इसने पत्र के साथ छेड़छाड़ की होगी। राजा ने तेनालीराम से पूछा, राम, सच? रामकृष्ण ने पत्र की मुहर दिखाई, ज्यों की त्यों। फिर बोला, महाराज, जिसने भरोसा नहीं किया वही सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है। राजा समझ गए। उन्होंने धीरे से कहा, राम, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि से पहले ईमानदारी चलती है।
विद्वान की साजिश वहीं ढह गई। दरबार में फिर वही हंसी लौटी, हल्की सधी हुई सीख के साथ। और तेनालीराम मन ही मन बोला, अब समझ आया, भरोसा जीतना सबसे कठिन और सबसे जरूरी कला है। भरोसे की उस जीत के बाद तेनालीराम की चाल धीमी हो गई थी। वह अब कम बोलता, ज्यादा देखता। दरबार में हंसी लौट आई थी, पर हवा में एक अजीब सी कसक भी थी, जैसे कोई धागा अभी कटा नहीं हो, बस खींचा हुआ हो। एक सुबह राजा कृष्णदेव राय ने एक अजीब सा आदेश सुनाया, आज दरबार नहीं लगेगा। सब चौंके। राजा ने आगे कहा, आज हम बाजार देखेंगे, बिना पहचान के। तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज फिर तो आज सच्चा दरबार लगेगा। वे साधारण वस्त्रों में निकले। बाजार की गहमागहमी, सौदों की आवाजें और बीच बीच में लोगों की शिकायतें, सब सामने था। एक जगह एक व्यापारी तौल में गड़बड़ी कर रहा था। ग्राहक चिल्लाया, व्यापारी बोला, राजा को बताओ। तेनालीराम आगे बढ़ा और बोला, बताने से पहले तौल ठीक कर लो, राजा आज खुद खरीदने आया है। व्यापारी का रंग उड़ गया। तौल सही हो गई। आगे एक कुम्हार बैठा था, उसके घड़े टूटे पड़े थे। वह बोला, माल अच्छा है, रास्ता खराब। तेनालीराम ने घड़ा उठाया, देखा और कहा, माल अच्छा है पर धैर्य कच्चा। कुम्हार ने समझ लिया, जल्दी में पकाया गया घड़ा देर नहीं टिकता। राजा सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, राम, लोग मेरी सत्ता से डरते हैं, पर बात तुम्हारी मान लेते हैं, क्यों? तेनालीराम बोला, महाराज, डर से लोग झुकते हैं, समझ से साथ चलते हैं। बाजार से लौटते समय एक गरीब स्त्री मिली। उसने राजा को नहीं पहचाना, पर तेनालीराम से बोली, बाबू, राजा बड़ा है पर हमारी सुनता नहीं। तेनालीराम ने हंसकर कहा, अगर राजा बड़ा है तो कान भी बड़े होंगे। स्त्री हंस दी और उसी हंसी में उसकी शिकायत कह गई। दरबार लौटा तो राजा देर तक चुप रहे। फिर बोले, राम, आज तुमने मुझे मेरा राज्य दिखाया, बिना आईने के। तेनालीराम झुका, महाराज, आईना सच दिखाता है, पर लोग उससे आंख चुराते हैं। आज आपने आंख नहीं चुराई। कोने में खड़े कुछ विद्वान ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया, अब तेनालीराम को हटाना आसान नहीं, लेकिन मुश्किल खेल ही उन्हें पसंद था। और तेनालीराम, वह जानता था, असली परीक्षा अभी बाकी है, जब हंसी को ही अपराध बना दिया जाएगा। अपराध वाली बात जल्द ही सामने आ गई। एक दिन दरबार में अजीब सा सन्नाटा था, न बहस, न श्लोक, न हंसी। राजा गंभीर थे। एक विद्वान ने धीरे से बात रखी, महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि तेनालीराम दरबार की गरिमा कम कर रहा है। हंसी मजाक से लोग शासन को हल्के में लेने लगे हैं। ये वही बात थी जिसका संकेत हवा में तैर रहा था। राजा ने तेनालीराम को देखा, राम, तुम्हारी हंसी पर सवाल उठ रहा है। तेनालीराम ने सिर झुकाया, महाराज, अगर हंसी अपराध है तो मैं दोषी हूँ। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। विद्वानों को लगा आज फंस गया। राजा ने कहा, आज से 7 दिन तक तुम दरबार में कोई मजाक नहीं करोगे, सिर्फ गंभीर उत्तर दोगे। अगर राज्य ठीक चले तो तुम्हारे विरोधी सही, अगर नहीं तो फैसला बदलेगा। तेनालीराम मुस्कुराया, लेकिन बिना हंसी के। जैसा आदेश। पहला दिन आया। कर, कानून, विवाद सब गंभीर। तेनालीराम ने सटीक सूखे जवाब दिए। समस्या हल हुई, पर दरबार बोझिल था। दूसरा दिन लोग कम बोले, ज्यादा डरे। तीसरा दिन फैसले तो हुए, पर चेहरे बुझ गए। चौथे दिन एक किसान रोता हुआ आया। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने नियम के अनुसार जवाब दिया, राजकोष से सहायता मिलेगी। किसान ने सिर हिलाया, पर आंखों में उम्मीद नहीं थी। 5वें दिन वही किसान फिर आया। इस बार वह बोला, महाराज, पैसा मिल गया, पर हिम्मत नहीं। दरबार चुप हो गया। राजा ने धीरे से कहा, राम, बोलो। तेनालीराम ने सीमा तोड़ी, महाराज, पैसा खेत सींच सकता है, मन नहीं। मन को हंसी चाहिए। राजा उठ खड़े हुए। बस। उन्होंने विद्वानों की ओर देखा। राज्य सिर्फ नियम से नहीं चलता, लोगों को सांस चाहिए, और हंसी वही सांस है। दरबार में जैसे जान लौट आए। राजा ने तेनालीराम से कहा, आज समझ आया, तुम मजाक नहीं करते, तुम बोझ हल्का करते हो। कुछ विद्वानों की आंखें झुक गईं, कुछ ने मन में हार मान ली, और तेनालीराम ने पहली बार खुलकर हंसते हुए सोचा, अच्छा है, हंसी अभी जिंदा है। राजा कृष्णदेव राय ने उस दिन दरबार जल्दी समाप्त कर दिया। लोग समझ गए, आज कोई फैसला कागज पर नहीं, मन में लिखा गया है।
शाम को राजा ने तेनालीराम को अकेले बुलाया। न सिंहासन था, न दरबार की भीड़, बस दो लोग और एक दिया। राजा ने कहा, राम, आज मैंने जाना कि राज्य चलाने के लिए तलवार, नियम और कर तो चाहिए, लेकिन उन्हें थामे रखने के लिए इंसान चाहिए। तेनालीराम चुप रहा। पहली बार उसके पास मजाक नहीं था। राजा आगे बोले, तुम्हारी हंसी ने मुझे ये सिखाया कि सच्ची बुद्धि वही है जो खुद को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि सामने वाले को छोटा महसूस नहीं होने देती। तेनालीराम ने धीरे से कहा, महाराज, मैं तो बस इतना जानता हूँ, जब आदमी हंस सकता है तब तक वह टूटता नहीं। राजा मुस्कुराए, इसीलिए आज से तुम सिर्फ दरबार के विद्वान नहीं, मेरे सलाहकार हो। जब मुझे सच कड़वा लगे तब उसे मीठा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तेनालीराम ने सिर झुकाया। और अगर सच बहुत मीठा हो जाए, राजा हंसे, तो तुम उसे चुटकी में नमक भी डाल देना। उस रात तेनालीराम महल की छत पर बैठा तारों को देख रहा था। वही तारे जिन्हें वह कभी तेनाली की नदी के किनारे बैठकर देखा करता था। फर्क सिर्फ इतना था, तब वह जवाब ढूंढ रहा था, आज जिम्मेदारी। उसने खुद से कहा, अक्ल अगर हंसी खो दे तो घमंड बन जाती है, और हंसी अगर अक्ल खो दे तो मूर्खता। दोनों साथ रहें तभी तेनालीराम जिंदा रहेगा। विजयनगर सो रहा था, शांत, भरोसे में, और उस नींद के पीछे कहीं न कहीं एक मुस्कान पहरा दे रही थी। कहानी यही समाप्त होती है।